आखिर नंद वंश की स्थापना किसने की? नंद वंश की स्थापना किस तरह की गई प्यारे साथी? और नंद वंश मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक कैसे बन गया है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम ललित मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें तो नंद वंश जो है इसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एंशिएंट इंडिया एपिसोड नंबर 23 का पार्ट होने वाला है प्यारे साथी। इसके पहले मैं 22 वीडियो इस सीरीज में बना चुका हूं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। तो पहले हम प्यारे साथी इसकी स्थापना के बारे में जानेंगे कि आखिर इसकी स्थापना किस तरह की गई। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है कह सकते हैं, या कई लोगों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा ऐसा माना गया है, एक कहानी है प्यारे साथी। और जब हम इतिहास को कहानियों के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा समझने में मज़ा भी आता है और हमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं अच्छे से समझाने का सारा प्रयास करूं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ा तेज़ पढ़ना है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, और हम आराम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें आराम से समझाने में ज़्यादा सही रहेगा। तो प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो नंद वंश की स्थापना कैसे हुई उसका मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। कि आपने देखा होगा, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको शिशुनाग वंश के बारे में बताया था। और शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग था, उसी के नाम पर उस वंश का नाम पड़ा था। और दूसरा शासक उसका कालाशोक था प्यारे साथी। तो ये कहानी रिलेट वहीं से होती है, कालाशोक से। आप देखेंगे प्यारे साथी, कालाशोक जो काकवर्ण के नाम से भी प्रचलित था, क्योंकि ये अत्यधिक काला था इसलिए इसे काकवर्ण भी कहा गया। मैंने आपको ये सारी चीजें पिछली वीडियो में बता दी थी। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो कालाशोक का एक नाई था प्यारे साथी। अगर हम बात करें, मैंने पिछली वीडियो के अंत में थोड़ा इस कहानी का जिक्र भी किया था। तो आप देखेंगे जो कालाशोक था प्यारे साथी, उसका एक नाई था। अब नाई प्यारे साथी सभी सेविंग कराते हैं, दाढ़ी बाल ये सभी बनवाते हैं। तो ऐसे ही राजाओं के समय में भी नाई हुआ करते थे। तो कालाशोक का एक नाई था प्यारे साथी। वो क्या हुआ, तो ये कहानी यहीं से रिलेट होती है कि जो ये नाई था प्यारे साथी, ये कालाशोक की पत्नी जो रानी थी प्यारे साथी, रानी क्या थी प्यारे साथी, कालाशोक की पत्नी थी। तो ये नाई क्या हुआ कि कालाशोक की पत्नी से प्रेम करने लगा था, और उनकी रानी भी इनसे प्रेम करने लगी थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन ये नाई कालाशोक की सेविंग कर रहा था, या बाल दाढ़ी कुछ बना रहा था। तो इसने क्या किया कि धोखे से कालाशोक की हत्या कर दी। यानी इस नाई ने प्यारे साथी क्या किया कि कालाशोक जो शिशुनाग वंश का शासक था, इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब इसकी हत्या तो कर दी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि कालाशोक के 10 पुत्र थे। आपको ये भी मिलेगा प्यारे साथी वर्णन कि कालाशोक की मृत्यु के बाद इसके 10 पुत्रों ने यहाँ पर शासन किया। तो प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो ये कालाशोक की जब इस नाई ने हत्या कर दी, तो आप देखेंगे प्यारे दोस्त कि कालाशोक के क्या थे, 10 पुत्र थे। अब 10 पुत्र थे प्यारे साथी। तो कालाशोक की हत्या करने के बाद इन 10 पुत्रों ने क्रमानुसार शासन किया मगध के साम्राज्य पर, या मगध की राजगद्दी पर ये क्रमानुसार बैठते गए। अब प्यारे साथी, जब तक इसके 10 पुत्र जिंदा थे तब तक ये नाई क्या था, क्योंकि इनकी रानी भी इनसे प्रेम करती थी, तो रानी की वजह से इस नाई को इतनी शक्ति प्राप्त थी कि ये तब तक 10 पुत्रों का क्या बन गया, संरक्षक बन गया। और संरक्षक बनकर, जैसे होता नहीं है, आप देखेंगे आगे कि हर्षवर्धन अपनी बहन का संरक्षक बनकर शासन करेगा, उसी तरीके से ये 10 पुत्रों का संरक्षक बनके शासन करने लगा। और फिर हम देखेंगे प्यारे साथी, तो धीरे धीरे कर कर ये नाई जो था, जिसकी बात हम कर रहे हैं, इस नाई ने कालाशोक के 10 पुत्रों की भी हत्या कर दी धीरे धीरे कर कर। जैसे कि पहले एक को मारा, फिर दूसरे को मारा, फिर तीसरे को मारा, ऐसे करके उसने 10 पुत्रों को मार डाला। और 10 पुत्रों को मारने के बाद प्यारे साथी, इसने क्या की, मगध पर एक नए वंश की स्थापना कर दी। इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसने क्या किया कि मगध पर एक नए वंश की स्थापना कर दी प्यारे साथी। और आप देखेंगे, अगर हम इस नाई के बारे में बात करें कि ये नाई कौन था, तो प्यारे साथी एक बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं, यूनानी इतिहासकार, जिनका नाम है, आप लिख लीजिएगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हैं। वैसे ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। सारे लोग डायरेक्ट आपको नंदवंश पढ़ाने लगते हैं, लेकिन मैंने आपको इस कहानी के माध्यम से अच्छे से समझाने का जिक्र किया है। ये आपको अब हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यूनानी इतिहासकार एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं या थे, जिनका नाम था प्यारे साथी कार्टियस। तो यूनानी इतिहासकार कार्टियस का यही मानना है कि ये जो नाई था प्यारे साथी, ये कोई और नहीं, ये आपका क्या था, महापद्मनंद था। महापद्मनंद था प्यारे साथी। आप देखेंगे भी तो महापद्मनंद को कहीं कहीं
नाई भी बताया गया है। तो ये जो यूनानी इतिहासकार थे कर्टियस, इनके अनुसार जो ये नाई था जिसने कालाशोक की हत्या की और फिर उनके 10 पुत्रों की हत्या कर मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, वो था महापद्मनंद प्यारे साथी। और इसी ने की थी मगध पर एक नए वंश की स्थापना जिसका नाम था नंद वंश। तो प्यारे साथी आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि मगध पर नंद वंश की स्थापना किस तरह की गई। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं महापद्मनंद के बारे में। एकदम अच्छे से समझते चलिए सारी चीजें। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को आप रोक सकते हैं और फिर नोट करने के बाद आप फिर से देख सकते हैं वीडियो। ओके, तो अब हमने कहानी के माध्यम से ये तो समझ लिया कि आखिर मगध पर नंद वंश की स्थापना किस तरह हुई, आखिर क्या प्रक्रिया थी जिसके द्वारा महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। अब प्यारे साथी, नंद वंश जो था मगध के या मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक था जिसने मगध साम्राज्य का खूब सारा विस्तार किया। अब हम बात करेंगे आपके नंद वंश के प्यारे साथी। तो नंद वंश का अगर हम बात करें कि कब तक चला, तो आप देखेंगे नंद वंश की जो समय सीमा थी वो थी प्यारे साथी आपकी 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक। आप देखेंगे तो प्यारे साथी 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश ने मगध पर शासन किया। अगर हम बात करें, इतनी ठंडी है कि बोला ही नहीं जा रहा है। तो प्यारे साथी सारी चीज़ें आप देखते हुए चलिए। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें नंद वंश का जो प्रथम शासक था वो था आपका महापद्मनंद। अब आप देखिएगा आराम से, महापद्मनंद। अब हम बात करेंगे महापद्मनंद की। प्यारे साथी आप देखेंगे महापद्मनंद, तो इसी ने नंद वंश की स्थापना की थी। तो आप लिख लीजिएगा कि नंद वंश का ये क्या था, संस्थापक था। नंद वंश का ये क्या था प्यारे साथी, संस्थापक था, संस्थापक था। महापद्मनंद ने मगध पर नंद वंश की स्थापना की थी। अगर हम देखेंगे तो महापद्मनंद बहुत ही शक्तिशाली राजा था और इसने प्यारे साथी मगध की सीमाओं का खूब सारा विस्तार किया। तो आप लिख सकते हैं कि ये मगध नंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। आप लिख सकते हैं प्यारे साथी कि महापद्मनंद नंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था। तो प्यारे साथी ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था। अगर हम बात करें प्यारे साथी महापद्मनंद की, तो महापद्मनंद ने प्यारे साथी काशी, कौशल, इक्ष्वाकु, पंचाल आदि राज्यों को भी मगध में शामिल कर लिया था। इसने मगध की सीमा का खूब सारा विस्तार किया। और अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसने कौन कौन से राज्य मगध में मिला लिए, आप देखेंगे काशी, कौशल। काशी क्या था प्यारे साथी, अजातशत्रु के बाद आप देखेंगे तो काशी मुक्त हो गया था धीरे धीरे करके। जब हर्यक वंश के कमजोर शासक हुए तो काशी धीरे धीरे क्या हुआ कि मुक्त हो गया था। लेकिन फिर से नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने काशी, कौशल, इक्ष्वाकु, पांचाल आदि राज्यों को प्यारे साथी मगध में शामिल कर लिया। आदि राज्यों को मगध में शामिल कर लिया प्यारे साथी। और इसने मगध की सीमाओं का खूब सारा विस्तार किया। अगर हम बात करें प्यारे साथी महापद्मनंद की, तो इसका एक उल्लेख और मिलता है। आप देखेंगे उड़ीसा यानी कि जो कलिंग था, कलिंग के एक शासक थे जिनका नाम था खारवेल। और खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वही कलिंग प्यारे साथी जिसे आगे चलकर सम्राट अशोक परास्त करेंगे और उसे मगध के साम्राज्य में मिला लेंगे। तो आप देखेंगे महापद्मनंद ने भी क्या किया था कि सबसे पहली बार कलिंग पर मगध साम्राज्य का वर्चस्व स्थापित किया था, यानी कि उसे अपने अंदर शामिल कर लिया था, मगध साम्राज्य की सीमाओं में उसे शामिल कर लिया था। तो आप देखेंगे प्यारे साथी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
आपके लिए हो सकता है, चाहे आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, यूपी पुलिस, किसी का भी एग्जाम हो उसमें पूछा जा सकता है प्यारे साथी। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो अगर आपको पता होगा तो वो था हाथी गुम्फा अभिलेख प्यारे साथी। तो अगर हम बात करें तो आप लिख लीजिएगा प्यारे साथी कि कलिंग के शासक, कलिंग जो प्यारे साथी वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है, आप देखिएगा तो कलिंग जो था आपका उड़ीसा प्यारे साथी, इसके शासक जिनका नाम था प्यारे साथी खारवेल। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो खारवेल का अभिलेख था उसका नाम था हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था प्यारे साथी, तो वो थे कलिंग के शासक खारवेल प्यारे साथी। तो अगर हम बात करें कलिंग उड़ीसा के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, लिख लीजिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्मनंद के, महापद्मनंद के कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है प्यारे साथी। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था जिसने कलिंग पर भी मगध की सीमाओं यानी कि कलिंग को भी मगध में शामिल कर लिया था, यानी कि ऐसा माना जाता है कि इसने कलिंग को भी जीत लिया था। तो इसकी जानकारी प्यारे साथी कलिंग के शासक खारवेल जो थे उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो आप देखेंगे कि महापद्मनंद जो था उसने एक शर्त भी या कह सकते हैं एक प्रतिज्ञा की थी। महापद्मनंद था प्यारे साथी, इसने एक प्रतिज्ञा भी की थी और ये खुद को परशुराम का द्वितीय अवतार भी कहता था। तो आप लिख लीजिएगा कि महापद्मनंद स्वयं को, महापद्मनंद स्वयं को परशुराम का रूप बताता था, या आप कह सकते हैं परशुराम का, जो भगवान परशुराम थे तो उनका भगवान परशुराम का द्वितीय अवतार बताता था। यानी कि कहता था कि मैं परशुराम का द्वितीय अवतार बताता था प्यारे साथी, बताता था। और इसने एक प्रतिज्ञा भी ली थी। आपसे पूछा जा सकता है कि महापद्मनंद ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी प्यारे साथी, तो इसने प्रतिज्ञा ली थी कि यह पृथ्वी से संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट कर देगा। जो क्षत्रिय होते हैं प्यारे साथी उनको नष्ट कर देगा। आप देखेंगे भगवान परशुराम जो थे उन्होंने क्या किया था कि पता नहीं कितनी बार पृथ्वी से संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ठीक उसी प्रकार क्या हुआ कि जो महापद्मनंद था इसने स्वयं को बताया कि मैं परशुराम का द्वितीय अवतार हूं, और इसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा प्यारे साथी, क्षत्रिय विहीन कर दूंगा प्यारे साथी। और इसने यही प्रतिज्ञा ली थी। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसीलिए इसने एक उपाधि भी धारण की थी जो प्रचलित है और आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो थी प्यारे साथी सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक प्यारे साथी, तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी? सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की थी प्यारे साथी। सर्वछत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और इसने प्रतिज्ञा भी ली थी कि संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देगा, इसलिए इसने सर्वछत्रांतक की भी उपाधि धारण की। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या हमें लिखना है प्यारे साथी। तो चलिए आप जल्दी से इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे इन सब के बारे में। तो प्यारे साथी आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं प्यारे साथी आगे के पॉइंट जो महापद्मनंद के शेष हैं उनको क्लियर करते हैं, फिर हम घनानंद के बारे में भी पढ़ने वाले एकदम डिटेल से, और फिर आज नंदवंश हम एकदम समाप्त कर देंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। वैसे आप सभी ने इस सीरीज़ को बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए मैं इसे रेज कर दूं अच्छे से, तो फिर हम लिखते हैं और आगे चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें इसकी प्रमुख थी। जिसे देखिए जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश कर रहा हूं वही आपको मैं बताऊं जो
एग्जाम के लिए सफिशियंट है और उसके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ज़्यादा अतिरिक्त चीज़ें मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जितनी आपके एग्जाम्स के लिए जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए नेसेसरी हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम बात करें प्यारे साथी महापद्मनंद की, तो इसकी कुछ प्रमुख उपाधियाँ थी, उसे आप लिख लीजिएगा। इसकी प्रमुख उपाधियाँ थी वो परीक्षा में पूछी जाती हैं अक्सर, और आप इसे लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसकी एक उपाधि थी जो थी आपकी उग्रसेन। आप नोट करके लिख लीजिएगा। उग्रसेन इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, इसलिए इसे उग्रसेन की उपाधि धारण की प्यारे साथी। तो आप लिख लीजिएगा कि उग्रसेन इसे क्यों कहा गया, या उग्रसेन की उपाधि इसने क्यों धारण की, क्योंकि ये गुस्से वाला था प्यारे साथी, गुस्से वाला था, या आप कह सकते हैं बहुत ही क्रोध वाला था, गुस्से वाला था। और क्योंकि उग्र में होता है बहुत ही ज़्यादा उग्र होना, इसीलिए इस उग्रसेन उपाधि का अर्थ होता है गुस्से वाला व्यक्ति भी आप कह सकते हैं। तो इसने उग्रसेन की उपाधि धारण की। इसके बाद आप देखेंगे प्यारे साथी तो इसने भार्गव की उपाधि धारण की। आप देखेंगे इसने भार्गव की उपाधि धारण की। आप देखेंगे इसने एक राट की उपाधि धारण की प्यारे साथी, इसने एक राट की उपाधि धारण की। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मगध साम्राज्य के किस शासक ने एक राट की उपाधि धारण की थी, तो वो था प्यारे साथी महापद्मनंद। आप देखेंगे एक राट किसे कहते हैं प्यारे साथी, जो एक छत्र शासन करे, एक छत्र शासन करने वाले को, या एक छत्र साम्राज्य की स्थापना करने वाले को, एक छत्र साम्राज्य की स्थापना करने वाले को हम एक राट कहते हैं, करने वाले को हम एक राट कहते हैं प्यारे साथी। अब क्योंकि इसने एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की थी जब ये मगध का शासक था, तो इसके विरुद्ध बोलने वाला कोई नहीं था ऐसा माना जाता है, इसलिए इसने एक राट की उपाधि धारण की थी कि एक राजा। एक राट में से भी आप समझ सकते हैं एक राजा, यानी कि जहां मैं शासन कर रहा हूं वहां सिर्फ एक राजा है और उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, या कोई भी राजा जो महाराजा है या उस राजा के सामने लड़ने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है, इसलिए इसने एक राट की भी उपाधि धारण की। आप देखेंगे प्यारे साथी तो एक उपाधि इसकी और थी जो बहुत ही फेमस है, जो मैंने अभी आपको बताई थी, सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक इसकी सबसे प्रमुख उपाधि है। ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्यारे साथी। तो इसका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यारे साथी क्षत्रियों का नाश करने वाला, का नाश करने वाला। और प्यारे साथी इसीलिए इसने क्या किया था, इसकी भी उपाधि धारण की थी। तो इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां ये रही प्यारे साथी। तो महापद्मनंद बहुत ही शक्तिशाली शासक था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने एक शाक, पांचाल, काशी, कौशल, कलिंग जैसे राज्यों को मगध साम्राज्य में शामिल किया और मगध साम्राज्य की सीमाओं का खूब सारा विस्तार किया। और जब ये शासन करता था प्यारे साथी तो क्या हुआ कि इसने शासन इतना अच्छे से किया कि इसने मगध की सीमाओं का खूब सारा विस्तार किया और इसके विरुद्ध तब बोलने वाला कोई भी नहीं था। तो आप देखेंगे प्यारे साथी कि ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था और इसने बहुत बड़ी सेना भी खड़ी की। अगर हम बात करें प्यारे साथी इसके बाद, तो इसके बाद आप देखेंगे प्यारे साथी घनानंद के बारे में। तो चलिए आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे प्यारे साथी घनानंद के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं घनानंद के बारे में। तो अब प्यारे साथी महापद्मनंद के बाद क्या हुआ कि अगला शासक आया मगध का, जिसका नाम था घनानंद। क्या था प्यारे साथी, घनानंद नाम था। तो महापद्मनंद के बाद कहा जाता है कि इसी का पुत्र था घनानंद। कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि महापद्मनंद के बाद और भी कई राजा हुए, फिर उसके बाद घनानंद आया था, लेकिन उतना हमें पढ़ना नहीं है डीप में। तो हम अब बात करेंगे घनानंद के बारे में। तो प्यारे साथी घनानंद इस वंश का अंतिम शासक भी था और इस वंश का अगला शासक भी था। दो ही प्रमुख शासक हुए इस वंश में, और नंद वंश जो आपका था इसके दो ही प्रमुख शासक थे और ये महापद्मनंद का पुत्र ही था, ऐसा भी माना जाता है। अगर हम बात करें प्यारे साथी घनानंद, तो इससे धनानंद भी कहा गया है। कहीं कहीं आप देखेंगे घनानंद लिखा होता है, कहीं कहीं धनानंद भी लिखा होता है। तो आप लिखेंगे कि अतुल धन संपदा का मालिक होने के कारण, अतुल धन संपदा का मालिक होने के कारण, अतुल धन संपदा का मालिक होने के कारण इसे धनानंद कहा गया प्यारे साथी। इसे धनानंद भी कहा गया, धनानंद कहा गया।
क्योंकि प्यारे साथी घनानंद जो आपका था, इसके समय मगध बहुत ही ज़्यादा धनवान हो चुका था, बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि सारी चीज़ें थी और ये बहुत ही ज़्यादा धन का मालिक था। तो प्यारे साथी इसीलिए इसे धनानंद भी कहा गया, क्योंकि इसका नाम घनानंद था तो अतुल धन संपदा का मालिक होने के कारण इसे धनानंद भी कहा गया। तो कहीं कहीं इसका नाम धनानंद भी मिलता है। अगर हम बात करें प्यारे साथी धनानंद की, तो ये बहुत ही लोभी शासक था और बहुत ही लालची किस्म का शासक था। तो आप लिख लीजिएगा कि यह अत्यंत ही लोभी शासक था, यह अत्यंत लोभी शासक था, यानी कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं था, यह अत्यंत ही लोभी शासक था, यानी कि लालची कह सकते हैं प्यारे साथी। तो लोभी शासक था, लोभी शासक था। आप देखेंगे प्यारे साथी तो ये निरंकुश भी था, यानी आप कह सकते हैं कि घनानंद एक निरंकुश शासक था, यानी कि ये प्रजा पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था प्यारे साथी। निरंकुश अत्याचारी शासक था, अत्याचारी शासक था। प्यारे साथी आप देखेंगे महापद्मनंद तक सारी चीज़ें सही चलती हैं, लेकिन जब मगध के गद्दी पर घनानंद बैठता है तो ये बहुत ही लालची किस्म का शासक था और अत्यंत ही लोभी शासक था। और आप देख सकते हैं कि घनानंद अत्यंत ही निरंकुश और अत्याचारी था। इसने प्रजा पर बहुत सारे अत्याचार किए, यानी कि एकदम प्रजा को प्रताड़ित किया। इसके समय में प्रजा में बहुत ज़्यादा असंतोष था। ये प्रजा पर कई तरह के टैक्स इसने आरोपित किए थे, यानी बहुत ज़्यादा ये टैक्स लेता था प्यारे साथी। और ऐसा माना जाता है कि ये धन का बहुत ज़्यादा प्रेमी था, यानी कि इतना ज़्यादा टैक्स लेता था और जो धन प्राप्त होता था वो कहीं इसे छिपा देता था। ऐसा भी कहा जाता है कि धनानंद धन का इतना ज़्यादा प्रेमी था कि ये धन को कहीं छिपा देता था कि, और बहुत ज़्यादा ही अत्याचारी निरंकुश शासक था प्यारे साथी। आप देखेंगे तो यूनानी इतिहासकारों ने इसे अग्रमीज भी कहा है। आप देखेंगे प्यारे साथी तो यूनानी इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है, एक अग्रमीज कहा है। आप लिख लीजिएगा कि यूनानी इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है, अग्रमीज कहा है प्यारे साथी, अग्रमीज कहा है। आप देखेंगे प्यारे साथी तो सिकंदर इसी के शासन में भारत पर आक्रमण करता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, कई लोगों के मन में ये बैठ जाता है कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से लड़ा था, या आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था प्यारे साथी। सिकंदर किसके शासनकाल में ये भारत पर आक्रमण करता है, तो आप देखेंगे प्यारे साथी घनानंद के शासनकाल में वो आक्रमण करता है। हालांकि सिकंदर ने मगध साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया था, यानी कि इनके मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि जो घनानंद की सेना थी अत्यंत ही शक्तिशाली थी प्यारे साथी। और सिकंदर जो था वो बहुत ही दूर से आया था और उसकी सेना भी कम थी। और आप देखेंगे प्यारे साथी तो वो पुरुष से लड़ने के बाद, यानी कि पोरस से लड़ने के बाद जब वो भारत में प्रवेश करता है, तो भारत में प्रवेश करने के लिए उसे 7 नदियों से होकर आना पड़ता है, यानी कि 7 नदियां पार करनी पड़ती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रमुख प्रमुख नदियां सिंधु, सतलज, सरस्वती, आप देखेंगे व्यास, चेनाब, झेलम, ये सारी प्रमुख नदियां थी। 7 नदियां इस तरह की जो सप्त सिंधु राज्य है उसे पार करके भारत में मगध साम्राज्य में प्रवेश करना था। और 7 नदियां पार करने पर ही क्या हुआ कि उसकी सेना आधी तो वैसे ही बीमार हो गई। इसलिए सिकंदर ने क्या किया कि इस पर आक्रमण नहीं किया था, नंद की सेना पर या नंद साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि सिकंदर किसके शासनकाल में भारत आया, तो आप लिखिएगा प्यारे साथी कि सिकंदर नंद के शासनकाल में, या आप लिख लीजिएगा कि इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। क्योंकि प्यारे साथी तब तक्षशिला जो आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया था ये भी भारत में था। अब वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन तब भारत में ही हुआ करता था। और इस क्षेत्र में इसने पोरस को परास्त किया था, इसलिए कहा जाता है कि इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और प्यारे साथी वो समय क्या था, तो वो था आपका 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो जब उसने सोचा कि मैं मगध पर आक्रमण करूं, तो उसके सेनापतियों ने बताया, और जो यहाँ के राजा थे उन्होंने बताया कि जो नंद की सेना है, घनानंद की सेना है, अत्यंत ही शक्तिशाली है। क्योंकि आप देखेंगे जो घनानंद है प्यारे साथी, इसकी सेना अत्यंत ही शक्तिशाली थी। आप देखेंगे कि इसकी सेना में क्या था, तो आप देखेंगे इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे प्यारे साथी। सोच लीजिए कितने ज़्यादा
सैनिक थे इसकी सेना में, 2 लाख पैदल सैनिक थे। आप देखेंगे प्यारे साथी 20,000 घुड़सवार थे, 20,000 घुड़सवार थे। और आप देखेंगे प्यारे साथी 2,000 तो सिर्फ गज सेना थी, 2,000 गज सेना थी प्यारे साथी, 2,000 गज थे। गज में होता है प्यारे साथी हाथी। और इतने ज्यादा हाथी होने पर क्या होगा कि ये वैसे ही कुचल डालेंगे, अगर कोई इनके सामने युद्ध करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी सेना होनी चाहिए, तभी वो मगध पर अपनी सत्ता स्थापित कर सकता है। इसीलिए सिकंदर डर गया था कहीं ना कहीं और वापस चला गया था। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसकी सेना अत्यंत ही शक्तिशाली थी। आप देखेंगे प्यारे साथी तो इसी के संबंध में एक जानकारी और मिलती है कि जो घनानंद था प्यारे साथी, इसी के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया, ये मैंने आपको बताया। तो जब सिकंदर ने तक्षशिला वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया, पोरस को परास्त किया, तो आचार्य चाणक्य तक्षशिला से मगध की ओर चल दिए और फिर ये मगध साम्राज्य में पहुंचे, घनानंद के दरबार में पहुंचे और इन्होंने घनानंद को बताया कि हे राजा, जो सिकंदर है वो तक्षशिला पर आक्रमण कर रहा है, उस तरफ से वो भारत में घुसने की कोशिश करेगा। तो इन्होंने प्रार्थना की घनानंद से कि आप अपनी सेना से जाइए, उससे लड़िए, नहीं तो वो भारत में प्रवेश कर देगा और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा प्यारे साथी। और चाणक्य ने ये भी बताया कि आप तैयारी कर लीजिए अपनी, कहीं भी सिकंदर अगर आक्रमण भी करता है तो आपसे भी तैयार रहिए। लेकिन घनानंद बहुत ही निरंकुश शासक था और अत्यंत ही मतलब खराब शासक था, स्वभाव इसका अच्छा नहीं था, बहुत ही दुष्ट शासक था। तो इसने क्या किया कि इसने चाणक्य का बहुत ज्यादा अपमान किया। कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि इसने चाणक्य को पैर से मार दिया था और चाणक्य गिर गए थे जमीन पर। तो बहुत ज्यादा अपमान किया प्यारे साथी। और चाणक्य अत्यंत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और बहुत इंटेलिजेंट थे प्यारे साथी। अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रतिज्ञा कर लेते थे वो पूरी करते थे। और प्यारे साथी जब घनानंद ने इनका खूब अपमान किया तो चाणक्य बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उसी वक्त उन्होंने अपनी शिखा, प्यारे साथी जो चुरकी होती है उसे शिखा कहते हैं, शिखा को खोल दिया। ब्राह्मण को देखेंगे पुराने समय में तो वो अभी भी ब्राह्मण क्या करते हैं, शिखा रखते हैं प्यारे साथी। जो पंडित होंगे ये सारी चीजें तो वो शिखा रखते हैं, जिसे हम चुरकी भी कहते हैं। तो वो शिखा जो थी उनकी बहुत बड़ी थी, उसे उन्होंने खोल दिया, उसकी गांठ को, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं प्यारे साथी, जो पंडित होते हैं वो शिखा पर गांठ बांधे होते हैं। लेकिन चाणक्य ने क्या किया कि क्रोध में आकर उस शिखा को खोल दिया और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं घनानंद यानी कि नंद वंश के साम्राज्य को समूल विनाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा प्यारे साथी। और इसी प्रकार आप देखिएगा चाणक्य वहां से वापस लौट आते हैं तक्षशिला की तरफ और रास्ते में ही उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है और उसी की सहायता से प्यारे साथी उसे खूब ज्यादा प्रशिक्षित करते हैं, खूब ज्यादा उसे युद्ध अभ्यास में प्रवीण बनाते हैं। और फिर प्यारे साथी आप देखेंगे कि 323 बीसी में आप देखेंगे चाणक्य चंद्रगुप्त की सहायता से, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से प्यारे साथी, थोड़ा राइटिंग कम बैठ रही होगी आज क्योंकि ठंडक बहुत है, हाथ हाथ काम नहीं कर रहा है और कभी कभी जबान भी वो बोला ही नहीं जाता, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो देखिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य, आप देखेंगे 323 बीसी में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद का अंत करते हैं, घनानंद का अंत करते हैं, अंत करते हैं तथा मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, प्यारे साथी आप देखेंगे कि चाणक्य की प्रतिज्ञा यहां पर सफल होगी। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खूब प्रशिक्षित किया और फिर इसी की सहायता से मगध पर आक्रमण करते हैं और युद्ध होता है प्यारे साथी। कई बार युद्ध होता है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य परास्त होते हैं, लेकिन जब वो आसपास के राजाओं को इकट्ठा करके जब हमला करते हैं मगध साम्राज्य पर तो प्यारे साथी वो घनानंद को पराजित करने में सफल होते हैं और फिर नंद वंश पर एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है जिसे हम मौर्य साम्राज्य कहेंगे या मौर्य वंश भी कहेंगे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की जाती है प्यारे साथी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले मौर्य वंश को अच्छे तरीके से, मौर्य वंश आपका डिटेल में भी चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं घनानंद के बारे में, नंद वंश के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।